हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने इसे 2 पार्ट में कवर किया हुआ है। आज हमारा पार्ट 1 आया है। बहुत ही जल्द मेरे चैनल पे इसका पार्ट 2 भी अपलोड होगा। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, मैंने वो यहाँ पे कवर किए हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या है हमारी आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। पहले हम थोड़ा इसका बेसिक जान लेते हैं कि अमेंडमेंट होते क्या हैं, हम इसे कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या प्रोसीजर है, किस पार्ट में इसके बारे में हमने बात की है, कौन से आर्टिकल में इसके प्रोविज़न दिए हुए हैं। तो आइए हम इसके बारे में पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अमेंडमेंट क्या होते हैं? अमेंडमेंट बेसिकली हम किसी भी लॉ या किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, सो दैट इज़ अमेंडमेंट। अगर हम किसी भी आर्टिकल में, किसी भी लॉ में, किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर हम कोई चेंजेस करते हैं पार्लियामेंट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, तो उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में हमने अमेंडमेंट की बात की है। आर्टिकल 368 में कुछ प्रोविजंस हैं जो अमेंडमेंट की बात करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला अमेंडमेंट। हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 1951 में हमने इंट्रोड्यूस किया था। इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखनी है। इसके अंदर हमने 9 शेड्यूल को ऐड किया। 9 शेड्यूल बेसिकली लैंड रिफॉर्म की बात करता है। हमारे देश में आज़ादी से पहले ज़मींदारी सिस्टम हुआ करता था, जिसमें लोगों को बहुत टैक्स पे करना पड़ता था। गरीब तबके का जो इंसान था उसके पास लैंड नहीं होती थी, या लैंड होती भी थी तो ज़मींदार उसे ऑक्यूपाई कर लेता था और उसे टैक्स भी लेता था। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने पहले अमेंडमेंट में 9 शेड्यूल के थ्रू हमने लैंड रिफॉर्म लेकर आए। क्या कहते हैं इसे, भूमि सुधारू जो भी लॉज होते हैं वो हम लेकर आए। और इसके अलावा आर्टिकल 19 में हमने क्लॉज 2 ऐड किया, जो क्या कहता है कि ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज करता है। और क्या रीज़न देता है, क्या रीजनिंग है इसके पीछे? तो 3 रीजंस उन्होंने दिए। पहला है पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था। दूसरा है फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, मैत्रीपूर्ण व्यवहार आपके जो भी बाहरी देशों के, बाहरी स्टेट्स के साथ जो भी रिलेशन है वो चीज़ बताई। थर्ड बताया उन्होंने इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, मतलब जो भी आपके अपराध को प्रेरित करने के जो भी कारक है, अपराध की तरफ आपको ले जाने वाले जो भी कारक हैं, ये रीज़न देकर उन्होंने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। तो ये है हमारा पहला अमेंडमेंट। आइए हम अपना दूसरा अमेंडमेंट देखते हैं कि हमारा दूसरा कौन सा है। तो नेक्स्ट है हमारा 7th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1956 में हमने इंट्रोड्यूस किया। इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया। और किस बेसिस पे किया हमने इसे? हमने किया लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषा के आधार पे हमने अपने देश में स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया। 14 स्टेट्स और 6 यूटी को हमने इसके बाद 7th अमेंडमेंट की हेल्प से हमने रीऑर्गेनाइज किया। आंध्र प्रदेश पहला स्टेट था। आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। इसमें एक चीज़ और है, रीअलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो हमने लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड स्टेट लेजिस्लेचर की सीट्स का रीअलोकेशन किया। पहले कुछ सीट्स हुआ करती थी, हमने उसके बाद इसको रीअलोकेट किया, नंबर ऑफ सीट्स को चेंज कर दिया गया। तो आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट अमेंडमेंट। हमारा नेक्स्ट अमेंडमेंट है 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963। इसमें हमने जो रिटायरमेंट एज होती थी हाई कोर्ट के जजेस की, वो हमने 60 साल से 62 बढ़ा दी। पहले 60 साल होती थी मैक्सिमम एज, अब हमने उसको बढ़ाकर 62 कर दिया। इसके अलावा जो रिटायर्ड जज होते थे हाई कोर्ट के, अब उन्हें ये राइट था, उन्हें ये एक टाइप का प्रमोशन था कि अब वो एडहॉक जज बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। इस अमेंडमेंट के थ्रू जो रिटायर्ड जज होते थे हाई कोर्ट के, अब वो एडहॉक जज बन सकते थे सुप्रीम कोर्ट के। अब एडहॉक जज क्या होता है, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट अमेंडमेंट। हमारा नेक्स्ट अमेंडमेंट है 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसमें हमने 2 चीज़ें ऐड की हैं। आर्टिकल 13 में हमने क्लॉज 4 ऐड किया है और आर्टिकल 368 में हमने क्लॉज 3 ऐड किया है। अब इसके अंदर क्या है वो आपको बताता हूँ। पहले पार्लियामेंट के पास कुछ लिमिटेड पावर्स हुआ करती थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए, बट तो इस अमेंडमेंट के थ्रू
पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर्स मिल गई थी कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता था। इवन फंडामेंटल राइट्स को भी अब पार्लियामेंट अमेंड करने की पावर पा चुका था और प्रेसिडेंट को कंपलसरी हो गया था कि वो अपना एसेंट दे। अगर कोई भी बिल पास होता था, किसी भी तरह का अमेंडमेंट करना होता था, तो प्रेसिडेंट को ये कंपलसरी हो गया था कि वो बाउंड हो गए थे कि उनको अपना एसेंट देना ही होता था। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था इस पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट अमेंडमेंट। सो हमारा अगला अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये बहुत ही डिबेटेबल और बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट एक्ट था। इसमें हमने इस अमेंडमेंट के थ्रू हमने अपने प्रियम्बल में 3 नए वर्ड्स ऐड किए, दैट इज़ सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड हमने ऐड किए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड इन पार्ट 4A। पार्ट 4 के ए में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड किया। टर्म ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज वर रेज टू 6 ईयर। जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का जो टर्म था उसे बढ़ा के हमने 6 साल कर दिया, जो पहले 5 साल हुआ करता था। ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट के लिए पहले 5 साल तक का एक पीरियड हुआ करता था, उनका एक टर्म हुआ करता था। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इस अमेंडमेंट के थ्रू इस पीरियड को बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। ये सीधा सीधा छेड़खानी थी डेमोक्रेसी के साथ, इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था। आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। सो हमारा अगला अमेंडमेंट है 44th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हमने 1978 में इंट्रोड्यूस किया। इसमें हमने जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, दैट इज़ फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट था पहले, उसे हमने अब अबॉलिश कर दिया था इस अमेंडमेंट के थ्रू, और हमने इसे लीगल राइट में लीगल राइट बना दिया था। इसके बाद जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का जो टर्म था, जो हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने उसे 6 साल रेस किया था, अब दोबारा हमने उसे 5 साल का कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल इमरजेंसी शैल नॉट बी प्रोक्लेम्ड एक्सेप्ट ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। हमारा नेक्स्ट अमेंडमेंट है 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने हमारे जो वोटिंग राइट्स थे, जिसकी मिनिमम एज लिमिट हुआ करती थी पहले 21 ईयर, अब हमने उसे कम करके 18 ईयर का कर दिया था। अब जो भी मिनिमम वोटिंग राइट्स थे लोगों के लिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो भी थी, वो अब 18 ईयर्स हो गई थी। इसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किया इसमें 69th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने दिल्ली, जो कि अपनी दिल्ली कैपिटल थी, यूटी ऑफ दिल्ली को हमने नाम चेंज करके एनसीटी ऑफ दिल्ली किया। इसका नाम बदल दिया हमने, अब नाम कर दिया था नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। सो नेम हैज़ बीन चेंज इन 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। अगला हमारा अमेंडमेंट है 73rd अमेंडमेंट एक्ट, हमारा 1992 का है। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने पंचायती राज के फंक्शंस को, हमने यहाँ पे प्रोविजंस को हमने डिस्कस किया है। ये हमारा पार्ट 9 के अंदर है। इसमें 29 सब्जेक्ट्स हमारे इन टोटल हैं। तो हमने इसमें पार्लियामेंट्री मतलब तरीके से हमने इसमें पंचायती राज सिस्टम को इसमें इन्वॉल्व किया। पंचायती राज जो भी बॉडीज़ थी उसका स्ट्रक्चर इसमें हमने डिस्कस किया है। इसके बाद आता है हमारा 74th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें हमने म्यूनसिपैलिटी के फंक्शन को डिस्कस किया। म्यूनसिपैलिटी के प्रोविजंस को हमने यहाँ पे बात की है। ये हमारा पार्ट 9 के ए में आता है और इसे नगर पालिका एक्ट भी कहते हैं। नगर पालिका एक्ट भी हम इसे कहते हैं। इसमें टोटल 18 सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का जो भी पार्ट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें बचे हुए जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे वो एडहॉक जज वाला पूछा हो, चाहे मैंने आपसे स्टार्टिंग में मेजॉरिटी डिस्कस नहीं की, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप मेजॉरिटी मुझे बताएं कि क्या मेजॉरिटी लगती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल से सर्च करके कहीं से जानकारी लेके मुझे कमेंट करें, ताकि एक बार आप जानकारी लेने के लिए अगर गूगल करेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगी, आपको पता चलेगा। और अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है मेजॉरिटी वाला पार्ट, जो थोड़ा सा है भी टिपिकल टाइप का, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए उस पर एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपकी मेजॉरिटी आपको समझाऊँगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।